हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी के द्वारा आपके लिए दोबारा से इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन जैसी वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप सभी लोगों ने फॉर्म भी भर लिए होंगे, आप इसकी तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे, तैयारी जब आप किसी एग्जाम की करते हैं ना, तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न समझने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसके अनुसार जो है तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या है, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप जो है बहुत कम समय आपको दिया जाता है, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे सारी चीज़ों को। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद जो है जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पढ़ा तो हमने बहुत सारा लेकिन आया नहीं उसमें से कुछ, ठीक है। तो एनालिसिस करना पैटर्न का बहुत ज़रूरी है। और इस बार तो आपके पास में बहुत अच्छा जो है आपका ये इस तरीके से सिनारियो है कि पहले पेपर हो चुका है ना। इससे पहले जो आपका नेवी ट्रेड्समैन मेट का पेपर हुआ था उस समय जो है हमारे पास में PYQ नहीं थे। इस समय जो है आपके जितने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट के या फिर चार्जमैन के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है, ठीक है। तो उसी को एनालिसिस करके बच्चे ये समझते हैं कि इसमें जो आपका GK का पोर्शन आता है, जनरल अवेयरनेस जो आता है, हालांकि सारे के सारे जो आपके पोर्शन है नॉन टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है। आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और आपका GK है, सभी का वेटेज जो है आपका बराबर है। 25 मार्क्स का जो है आपका पेपर होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे, जब आप नेवी ट्रेड्समैन मेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ में जो है आपकी फायरमैन भी प्रिपेयर हो रहा है। और दूसरी जो वैकेंसीज एक ही नोटिफिकेशन में आई है उन सभी के लिए आप एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, सभी के लिए सिलेबस आपका सेम दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि सिलेबस अलग अलग होगा, वैकेंसीज अलग अलग है, अलग अलग आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए सिलेबस जो है आपका एक जैसा है, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेवी ट्रेड्समैन मेट की और आप लोगों ने फायरमैन भी अगर भरा हुआ है तो दोनों की तैयारी जो है एक साथ में लेकर के आप चल सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिफरेंस जो है वहां पे नहीं है, ठीक है। तो बच्चे, मैं नेवी ट्रेड्समैन मेट का पेपर एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि इस बार का पेपर कैसा रह सकता है। आप लोगों ने सुन लिया होगा, आपके जो सीनियर है या आप ही में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने की पेपर दिया हुआ है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन इसे हम कह सकते हैं बच्चे। इतना जो है किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे लेवल का जनरल अवेयरनेस जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन लेवल का जो है जनरल अवेयरनेस पूछा गया था और उसके बाद भी जो है आपका बच्चों ने स्कोर काफ़ी बेहतरीन किया है यहाँ पे ना। तो देखते हैं कि क्या इस पेपर में था, और जो कहा जा रहा है कि बहुत टफ आएगा एग्जाम या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो इन क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में पेपर आपका कैसा था, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने इस पेपर को 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप सभी को पता है कि 25 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन होंगे जो GK जो आपके मिसलेनियस के होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके हिस्ट्री के होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके जियोग्राफी के होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो आपके पॉलिटी से हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है मैंने सब्जेक्ट वाइज इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसके बाद में आपको बताऊंगी कि इनका लेवल क्या है। 1 सेकेंड। देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र की। सबसे पहले बच्चे, आपका इकोनॉमिक्स अगर आपको देखनी है ना तो इकोनॉमिक्स भी आपकी आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी जो है आपके यहाँ पे आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो ये पढ़ने वाला प्रश्न नहीं था, मतलब ये किसी भी आपके टॉपिक से नहीं पूछा गया था, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, ठीक है। वित्त उपलब्ध कराने के, मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी कि वित्त का मतलब होता है लोन, ठीक है। लोन प्रदान करने वाली ऐसी संस्था का नाम बताइए जो कि कैसी है, जो कि आपकी है नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, गैर संस्थागत, यानी कि जिसे कि संगठित नहीं किया गया है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे मार्केट में या फिर अभी बच्चे अपने यहाँ चारों आसपास देखिएगा, आपको जब भी लोन की ज़रूरत होती है आप किसके पास जा सकते हैं, आप किसके पास जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो आपको पता होगा कि आप जो है किसी बैंक के पास में जाएंगे, है ना। नॉन कोऑपरेटिव बैंक के पास में जा सकते हैं, किसी मर्चेंट के पास में जा सकते हैं, किसी कंट्री बैंकर के पास में जा सकते हैं ना, बैंकर जो होते हैं उनके पास में जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूट कैसे हैं, ये इंस्टीट्यूट मतलब ये संगठित जो है आपके क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि जिसका काम ही है लोन देना, ठीक है। और बच्चे, एक ऐसा यहाँ पे नाम दिया है कि महाजन।
महाजन क्या होते हैं? महाजन मतलब है कि आपके गांव में ही कोई एक बहुत बड़ा सरपंच है या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में खूब सारा पैसा है, ठीक है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि बैंकों के पास जाने से बेहतरीन है, गांव में ऐसा अधिकतर होता है कि बैंकों के पास जाने से अच्छा है कि हम जो है अपने ही गांव के किसी व्यक्ति से जो थोड़ा सा रसूखदार है, ज़्यादा पैसे वाला है, उससे जो है लोन लिया जाए और फिर जो है उसी को लौटा दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो कहीं पे भी जो है आपका क्या है, संगठित नहीं है, गैर संस्थागत है, लेकिन वो लोन देता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन सेंस का प्रश्न था कि गैर संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाने वाली इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें आ गया आपका महाजन। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान कैसा है? अभी वर्तमान में कांस्टेंट है, जितना था पहले वही है, इंक्रीज है कि वो बढ़ रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर डिक्रीज है। देखिए बच्चे, भारत क्या है ना, आपका एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। किसी भी देश को हम डेवलपिंग यानी कि विकासशील क्यों कहते हैं? विकासशील इसलिए कहा जाता है जब उसका जो टर्सरी सेक्टर होता है, जो टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। जब तृतीय क्षेत्र का जो योगदान होता है अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, वो आपका बढ़ता रहता है, और जो प्राइमरी सेक्टर होता है यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र होता है, उसका जो योगदान होता है वो घटता रहता है। तो ऐसी कंट्री को कहा जाता है विकासशील। जैसे कि भारत अभी क्या है, डेवलपिंग नेशन है। तो हमारे देश में बच्चे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है ना, सेवा क्षेत्र, उसका योगदान तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका योगदान जो है लगातार घट रहा है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा आपका डीप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से है। फिर मिसलिनियस से जो है आपके एक एक लाइन वाले क्वेश्चन, काफी आसान से क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि डीजल लोको उत्पादन में लगा डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? तो भारत में आपका वाराणसी में है। माहे और यनम केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र, माहे और यनम 2 जगह हैं, ये किनसे किसी केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो ये है बच्चे आपके पुदुचेरी के हिस्से, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद है हाई एल्टीट्यूड वाटर चेरनेको वेधशाला किस देश के पास में स्थित है? मैक्सिको के पास में स्थित है। ये थोड़ा सा जो है आपका टफ क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन है। प्रथम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय क्या था? ये ऐसा प्रश्न है, इसे आप कहीं भी कुछ भी पढ़ ले, कितना भी जीके पढ़ ले बच्चे, इस तरीके के प्रश्न आपके नहीं हो सकते हैं। ये क्या है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब अगर अभी के दिवस का थीम पूछता तो एक तरीके से सेंस बनता है कि 2024 में जो आपका सुनामी दिवस बनाया गया, इसका थीम क्या है। लेकिन जब पहली बार बनाया गया उसका थीम बताओ, तो ये आपका क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप कभी भी नहीं कर सकते। मतलब आप सोच के चलिए कि अगर आप 25 मार्क्स का नेवी ट्रेड्समैन मेट का अगर पेपर देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे बच्चे आपके 5 या 10 प्रश्न, वैसे यहाँ पे तो आपके 5 या 6 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब वो किसी ने भी नहीं किए होंगे, ठीक है। वो हो नहीं सकता है क्योंकि इतना पढ़ा नहीं जा सकता है ना। वैसे भी जीके का सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, और उसमें भी आप जो है ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो फिर जो है आपका वो नहीं होने वाला है ना। तो इस तरीके का जो है माइंडसेट आपको भी रखना है कि जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो ये मत सोचना कि 25 नंबर का पेपर होगा। अपने माइंड में यही रखना कि 20 नंबर का पेपर मुझे देना है और 20 में से जो है 20 लाने की कोशिश मुझे करनी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल ही आपके क्या होंगे, सभी बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं सिर्फ, ठीक है, सभी बच्चों के लिए, छोड़ने के लिए ही उन्हें जो है आपका डाला गया होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, प्रथम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय क्या था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरा कागज पुस्तक किसने लिखी थी? बुक्स एंड ऑथर से जो आपका क्वेश्चन बना है अमृता प्रीतम, इसका जो है आंसर है, ठीक है। ये भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी तो नहीं कहूंगी लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपका आसान क्वेश्चन है। हस्तक्षेप मुद्रा के रूप में पाउंड स्टर्लिंग के साथ में रुपए का संबंध किस वर्ष टूट गया था? इसे कहते हैं डिफिकल्ट। ये आपका टफ क्वेश्चन 1992 में जो है आपका ये टूटा था। उसके बाद है, शांति पुरस्कार को छोड़ करके सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस पद पर क्रिकेट अंपायर को उपस्थित रहना चाहिए? क्रिकेट से रिलेटेड है, स्क्वायर लेग इसका आंसर है। जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जो क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए थोड़ा सा ये आपका टफ बनेगा, ठीक है। ये भी आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ है। अगला है, दी गई पुस्तकों में से कौन सी सुनेत्रा गुप्ता के द्वारा लिखी गई है? ये भी आपका टफ क्वेश्चन है। मेमोरी ऑफ द रेन जो है आपको पूछा गया है, ना ही करंट से है ना ही स्टैटिक्स है, बीच से कहीं से किताब का नाम उठा करके आपको दे दिया गया है। अगला है, बिजनेस टाइकून विजय माल्या ने निम्नलिखित में से किस कंपनी से इस्तीफा दिया था? तीनों कंपनियां इन्हीं के बच्चे, आरसीबी तो आप लोग में से बहुत बच्चे जानते होंगे, यूनाइटेड स्पिरिट भी इन्हीं की थी और सनोफी भी इन्हीं की थी, ठीक है। तो तीनों ही कंपनियां जो है विजय माल्या की थी, जिससे कि इन्हें भारत छोड़ने से पहले इस्तीफा दिया था। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से रिलेटेड है। ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व दूरसंचार सूचना एवं समाज दिवस कब मनाया जाता है? एक आपका डे का, इंपॉर्टेंट डेज का जो क्वेश्चन है ना वो आपका बनेगा, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, अगला है किसी संगठन में कार्मिक विभाग किससे संबंधित होता है? स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला प्रश्न पूछ लिया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कोई संगठन है, तो वहाँ पे एक विभाग होता है जिसे कहते हैं कार्मिक विभाग। ये जो कार्मिक विभाग है ना, ये करता क्या है? ये प्रशासन को संभालता है बच्चे। ठीक है, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को संभालता है। अगला है, ये भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। विश्व बैंक ने सर्वप्रथम कौन सी रिपोर्ट में गवर्नेंस का प्रयोग किया था? कुछ भी कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप टैकल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पॉलिटी से, हिंदी सलाहकार समिति ने हिंदी को कंपलसरी पढ़ाने की सिफारिश की थी। ये थोड़ा सा आपका डीप क्वेश्चन है। ठीक है, एपीएमसी अधिनियम के मसौदे में एकल एकीकृत बाजार क्षेत्र की क्या परिभाषा दी गई है? ये प्रश्न आपका करंट से आया है। एक्चुअल में जो किसान आंदोलन हो रहे थे बच्चे, वहाँ पे जो है आपका ये जो टर्म है एपीएमसी, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में था, तो वहीं से जो है आपका ये डीप क्वेश्चन बना है कि उस एपीएमसी अधिनियम में जो है आपका एक शब्द किया गया है जिसे कहते हैं कि एकीकृत बाजार। ये एकीकृत बाजार किसे कहा गया है? तो ये बच्चे आपका स्टेट को भी और यूनियन टेरिटरी दोनों को ही जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, एपीएमसी एक्ट के तहत। ये आपको करंट से रिलेटेड है लेकिन डीप क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। अगला हिस्ट्री का, सल्तनत काल के किस शासक को लाकबख्श कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। महान अशोक ने न्यायिक शक्ति से युक्त अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया था जिन्हें के रजुका कहा जाता था। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बॉम्बे में हुआ था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? मुस्लिम लीग के बीच में और आईएनसी के बीच में होता। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे आए यहाँ पे। करंट अफेयर का एक प्रश्न आया है जो कि एग्रीमेंट से पूछा है कि भारत ने कौन से देश के साथ में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए एक टास्क फोर्स गठित की है? तो ये आपका यूएसए के साथ में किया था। ये आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली आप लोग देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट जो है आपका एक एक प्रश्न बना है आपका करंट अफेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस तरीके का आपका पेपर आता है। मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने ये भी देखे कि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन भी है। हमने ये भी देखा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लोकोमोटिव जो आपका उद्योग है कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कोरा कागज जो पुस्तक है बहुत रिपीटेड है बच्चे। कोरा कागज जो बुक है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड बुक है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है ना। तो इस तरीके के प्रश्न भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन वो बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स है, इन्हें हम छेड़ भी नहीं सकते हैं। उसके लिए हम कहीं से भी तैयारी करें उन क्वेश्चन को नहीं पकड़ा जा सकता है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार जब सुनामी दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या था? कुछ कर लेंगे इसके लिए, कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो क्या करना है हमें, किस तरीके से तैयारी रखनी है? अगर आप नेवी ट्रेड्समैन, मेट या फिर फायरमैन, इस बार फायरमैन में ज़्यादा बच्चों की दिलचस्पी है। अगर फायरमैन जो है अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, तो ये थोड़ा सा सोच के रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ पोर्शन आपके पेपर का ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल ही आपको छोड़ने के लिए ही जानबूझ के बनाया गया कि वो छोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए कि इन प्रश्नों की संख्या जो है आपकी ये 3 से 4 रहेगी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल ही छोड़ने के लिए बनाए गए क्वेश्चन है। उसके बाद में जो आपका पेपर बनेगा वो आप मान लीजिए कोई बच्चा जो है 23 नंबर का 22 नंबर का पेपर मान सकता है। 25 में से अगर हम 4 हटा भी दें तो 25 में से अगर हम 4 हटा भी तो दे आपका 22 या आपका 21 नंबर का जो है आपका पेपर बचेगा। अब ये जो 22 और 21 नंबर का जो पेपर बचाना, इसे बच्चे हमने तैयार करना है। इसमें हमें क्या क्या करना है? इसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपके डीप क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें आपका ईजी क्वेश्चन भी है और इसे आपका मॉडरेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन पे फोकस हम लोग करेंगे। जो आसान क्वेश्चन ना उसे जो है सबको करके आना है, क्योंकि जब आप ये छोड़ देते तो बहुत ज़्यादा रेस में पीछे हो जाते हैं। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो बहुत रेस में आगे हो जाएंगे, इन्हें छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो आसान क्वेश्चन पे फोकस करना है, मॉडरेट क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है। अगर आप खुद भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे पेपर का बच्चे, तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ। सब्जेक्ट वाइज हमने देखा, देखिए सबसे पहले आपका ये इकोनॉमिक्स है। इको से जो है आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स हो गया। मिसलीनियस जिसे स्टैटिक जीके कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आधा करंट अफेयर भी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलीनियस हो गया। मिसलीनियस से बच्चे आपके 15 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका पॉलिटी है। पॉलिटी से जो है आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। हिस्ट्री जो है आपका, हिस्ट्री से आपके जो है ये बने हैं 4 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका हिस्ट्री हो गया, उसके बाद जियोग्राफी हो गया। जियोग्राफी से जो है आपका 1 क्वेश्चन बना है। ठीक है,
और उसके बाद में आपका करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर से भी आपका एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें फोकस कहाँ पे करने की जरूरत है और जहाँ से हमें इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन दोनों ही मिल जाएंगे, वो है बच्चा आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके जो होता है ना, ये इसके क्वेश्चन जो है ना ही किसी सब्जेक्ट के होते हैं, किसी सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, करंट अफेयर से जो है आपका इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं ना, उसका स्टैटिक भी पढ़ा कीजिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा चर्चाओं में है वो आपकी पूछी जाती है, ठीक है। या फिर बहुत सी वैसी चीज़ें कि आपके भारत में कौन कौन सी फेमस जगह है, वो कहाँ पे है, कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पे, अनुसंधान कहाँ पे, खेलों के बारे में उनका स्टैटिक, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर का प्रश्न आपका बनता है, इस तरीके की चीज़ जो है आपकी वहाँ से बनती है, ठीक है। तो ये जो बच्चा आपका पोर्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मिसलिनियस जो पोर्शन है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ऐसे जीके के प्रश्न जो कि आपका किसी सब्जेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। और कोर सब्जेक्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हिस्ट्री में आप लोग ज़्यादा जो 50% जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है और जो आपके 50% जो है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन देखे आपका, एक रजुकाज वाला जो है, एक लाख बख्श वाला सल्तनत काल से पूछा गया है, मौर्य काल से पूछा गया है ना। तो 2 जो है आपके एंशिएंट से हो गया, एक आपका एक आपका एंशिएंट से हो गया, एक आपका मिडिवल से हो गया, 2 प्रश्न आपके जो है वो मॉडर्न इंडिया से पूछ लिया, मतलब ज़्यादा पढ़ना है हमें मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री, आप पढ़ सकते हैं। मिसलिनियस हो गया आपका हिस्ट्री, आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा 2-2 नंबर का जो है इकोनॉमिक्स बहुत बेसिक लेवल का पढ़ना है, पॉलिटी जो है आपका ये भी बेसिक लेवल का पढ़ना है, ठीक है। बाकी करंट जो है वो पढ़ना जरूरी रहेगा क्योंकि मिसलिनियस में उसके क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली बने हैं, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट करंट से एक ही प्रश्न आया है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है पिछले 6 महीने का करंट हम पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसे जो है आपको करना है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी जो है एक ही नंबर का है, तो इसे चाहे आप लोग तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें मिसलिनियस के साथ में कुछ ज्योग्राफी के तो टॉपिक आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो है आपका पेपर का एनालिसिस है, आप लोगों ने देख लिया। मैंने आपको कहा कि आसान तो बिल्कुल नहीं है पेपर, ठीक है, आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा है कि बिल्कुल ही कर ना पाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। 3 या 4 उनकी संख्या है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3 और 4 जो है वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिकेट देखने वाले के लिए, जिसको क्रिकेट में दिलचस्पी है, उसके लिए बच्चे कितना आसान है कि अंपायर को कहाँ पे खड़ा किया जाता है, और जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता उसके लिए कितना ज़्यादा टफ है। वो सोचेगा कि मुझे क्रिकेट भी पढ़ना है, क्रिकेट के बारे में ये भी पढ़ना है कि अंपायर को कहाँ पे खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना है। और क्रिकेट से क्यों पूछा गया है, क्योंकि क्रिकेट बच्चे आपका, आपने वर्ल्ड कप देखा, T20 वर्ल्ड कप देखा, उससे पहले 2023 में जो है आपका वर्ल्ड कप हुआ जिससे भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी फाइनल में, ठीक है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है ना, और वैसे भी क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जो है खेल है हमारे देश में, ठीक है, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा जो है डीप में आपको पता होना चाहिए। तो ये बच्चे जो है आपका एनालिसिस है, विश्लेषण है पेपर का, और ये सिर्फ एक शिफ्ट का मैंने पेपर लिया है। आप तीनों शिफ्ट का देखेंगे, आप सॉरी जो बाकी शिफ्ट है उनका देखेंगे तो सेम टू सेम ही जो आपका एनालिसिस रहेगा, वहाँ पे भी जो है आपका इस तरीके से ही प्रश्न बने हैं, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, और डीप क्वेश्चन भी जो है आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कुल मिलाकर के जो है आपका पेपर आपका मॉडरेट टू टफ रहेगा, ठीक है। आसानियों की संख्या जो है आपकी थोड़ी सी कम है, तो मॉडरेट टू टफ जो है इस क्वेश्चन पेपर को कहा जा सकता है। बस आपको क्या करना है, उन पोर्शन पे फोकस रखना है जहाँ से कि आपके मार्क्स आएंगे। मिसलिनियस पे आपको फोकस रखना है, आपको हिस्ट्री भी फोकस रखना है, पॉलिटी भी जो है आपके बेसिक से पढ़ लेनी है, और उसके बाद में जो है आपका इकोनॉमिक्स भी बेसिक से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इन पोर्शन पे आप लोग फोकस कर सकते हैं, और जितना भी समय बचा हुआ है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल का एसएससी में जो आपका CHSL का लेवल होता है, ठीक है, उसके जो आपके प्रैक्टिस है वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके जो PYQs है वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रिपीट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे पूछे गए ना, वो ज़्यादातर जो है SSC की हैं। कोरा कागज वाला हो गया आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो खैर हर जगह ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। लाख बक्स वाला जो प्रश्न हो गया, बहुत रिपीटेड से क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो कम से कम वो क्वेश्चन तो हो आपके, आउट ऑफ द बॉक्स तो कोई नहीं करेगा, लेकिन जो आसान प्रश्न है उन्हें तो करके आएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। पेपर मैंने आपको बता दिया है, इसका पूरा एनालिसिस बता दिया है कि किस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, कैसा आता है ट्रेड्समैन मेड का या फिर फायरमैन का पेपर, और कैसा आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ही पैटर्न इस बार भी रिपीट हो सकता है कि थोड़ा सा इससे आसान कर दे, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा टफ कर दे, लेकिन अगर पेपर में कोई भी पैटर्न में बदलाव होता है तो सभी बच्चों के लिए होगा। आसान होगा तो सभी के लिए होगा, टफ होगा तो सभी के लिए होगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। जितना भी समय आपको दिया गया है वो जो है आपको कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से 100% दे उसमें, ठीक है। बाकी बच्चे इस फायरमैन की वैकेंसी ज़्यादा है तो उसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब क्राइटेरिया जो आपका कन्फ्यूज़न है सबसे ज़्यादा कि काम क्या करना पड़ेगा, आप लोग नोटिफिकेशन देखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ पे जो है आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे से जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है।
फायरमैन की जो ड्यूटीज़ हैं वो इन्होंने बताई हुई हैं, जो आपका ट्रेड्समैन मेट है उसकी ड्यूटीज़ जो है वो आपकी बताई हुई हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से जो है उन्होंने समझाया हुआ है, नोटिफिकेशन में पूरा जो है उन्होंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेक इट इजी स्किल्स तो है ही आपके साथ में, अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा रिकॉर्डेड बैच बच्चे आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा बैच जो है आपका पूरा सिलेबस जो है वहाँ पे आपका कंप्लीट, और साथ ही में जो है लाइव प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है आपको नेवी ट्रेड्समैन मेड और फायरमैन के लिए, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाइए, उसे डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने से पहले जो है ज़रूर उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर पहले कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिए कि कोर्स के भीतर क्या क्या है, ठीक है। आप चाहते हैं तो पहले आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर के पहले खुद से भी देख सकते हैं चीज़ों को, क्या क्या वहाँ पे है, आपको डेमो वीडियोस भी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, डेमो भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो है आपका आगे बढ़ सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन रहने वाली है, ठीक है। और लाइव सेशन बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं, साथ में जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, बहुत सारे प्रैक्टिस बैच भी वहाँ पे, प्रैक्टिस सेशन भी आपको दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारी जो आपके प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं पूरे कोर्स के भीतर वो सारी की सारी वहाँ पर चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। तो जरूर एक बार ट्राई करिएगा, मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करिए और उसके भीतर जाइए कि चेकआउट करिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए है, ठीक है। और चाहे आप ट्रेड्समैन मेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, सिमिलर ही आपकी तैयारी होने वाली है, बल्कि एक ही दिन में दोनों के एग्जाम ना हो जाए, इस तरीके से भी जो है नेवी ने कहा है कि दोनों ही एग्जाम जो है एक दिन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसा भी होगा वो आपको बाद में पता लगेगा, कोई ना कोई तो आपको देना ही है, ट्रेड्समैन देंगे या फिर आपका फायरमैन देंगे अगर आपने फॉर्म भरा है तो, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।